अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मिड डे शो के साथ मैं हूं काशिफ बशीर खान। व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि मिड डे शो में हम तुलुए आफ्ताब से लेकर 1 बजे तक की इंटरनेशनल और नेशनल डेवलपमेंट्स पे बात किया करते हैं। आज भी हमारे पास जो टॉपिक्स हैं वो इंटरनेशनल भी हैं, लोकल भी हैं। इंटरनेशनल तो बड़ा दुख भरा टॉपिक है जो तुर्की और शाम में इस वक्त सामने आया है ज़लज़ले के ज़रिए। उसमें 10,000 के करीब लोग जो है अनऑफिशियल जो रिपोर्ट्स हैं उनकी डेथ हो चुकी है, जिनमें से 2,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो शाम में जो है वो उनकी हलाकतें हुई हैं। और दूसरी ख़बर जो हमारे पास है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फॉरेन मिनिस्टर बिलावल ज़रदारी जो जा रहे थे एक गैर सगाली ट्रिप पे, वो उनका दौरा कैंसिल हो गया या कर दिया गया। और ये अब हमें इसकी डिटेल्स अभी तक हमारे पास नहीं है। इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मियां सैफुर रहमान साहब हैं, न्यूज़ के सीनियर एडिटर हैं, वो हमारे साथ होंगे और इनसे बात करेंगे। इसके अलावा कुछ और गेस्ट भी हमारे साथ ड्यूरिंग प्रोग्राम शामिल होते रहेंगे, जिनमें फवाद चौधरी साहब भी होंगे हमारे साथ और ज़फ़र हलाली साहब भी होंगे। जी मियां साहब, सबसे पहले तो 2 लाइन्स ज़रा जो सानिया हुआ है, बड़ा शदीद हलाकतें भी हुई हैं। जी जी जी, देखिए ये कुदरती आफात जो है इंसान से तो कुदरत बहुत ताकतवर है, क्योंकि नेचर के बाद दुनिया में जो बसने वाली कुव्वत है जिसको अल्लाह ताला ने एक अपनी खलीफा बना के भेजा, वो तो इंसानों को आजमाइशें आती रही हैं। इसमें तरह तरह की साइंटिफिक दलीलें भी आती रहती हैं जी। मैलथूसियन प्रूनिंग होती है जी, आबादी उससे ज़्यादा बढ़ जाए तो कुदरत की तरफ से आफात आती हैं। लेकिन जेर ज़मीन आपको पता कई करंट्स अंडर करंट्स चलते रहते हैं। यस, वो जियोलॉजिकल पता कि क्या हाँ जी, इसके बारे में तो आप कोई पेशीन कोई कर नहीं सकते। लेकिन आप देखिए एक हैरानकुन बात है, इस वक्त कई पेशीन गोइयाँ चल रही हैं। लोग कह रहे हैं जी देखें फॉल्ट लाइन पे पाकिस्तान भी है और उसके कुछ शहर हैं और बाकी मुल्कों में भी आने वाला है। लेकिन ज़लज़ले आते तो रहते हैं। अब अगर कल आ जाए तो कोई नजूमी कहेगा जी मैंने कहा था। ये वो तो अपनी तरफ से प्री सपोज करते हैं, प्री इमेजिन कर लेते हैं। लेकिन अल्लाह ताला का अपना एक निज़ाम है। नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ज़ेरे ज़मीन, उनमें कभी ना कभी हल्की सी जुम्बश आती है। ये कुदरती एक अमर है। मियां साहब मैं आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। सानिया जो है सिर्फ टर्की में नहीं आया, टर्की में शिद्दत ज़्यादा है, लेकिन शाम में भी, कब्रस में, उसके बाद इवन इसराइल में भी इसके झटके महसूस किए गए हैं। लेबनान में भी इससे थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन क्या वजह है कि हमने सीरिया को इस वक्त इग्नोर किया हुआ है, स्पेशली हमारे मीडिया ने, इंटरनेशनल मीडिया ने। हालांकि तबाही वहाँ भी बहुत ज़्यादा हुई है। 2000 से ज़्यादा लोग, जो ऑफिशियल हैंड आउट है उनका, वो कह रहा है कि 2000 से ज़्यादा लोग हलाक हो गए हैं। इसकी कोई स्पेसिफिक रीज़न है? देखिए मेरा ख्याल है दुनिया चूँकि बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडे और प्रोजेक्शन पे चल रही है। सीरिया चूँकि पहले ही सितम रसीदा है। जी, पहले तो आप हमदर्दी उनसे करते रहे, वहाँ जो उनके हाल हुआ वहाँ के लोगों का, और मैशत भी ज़ाहिर हो, मैशत का भी तो वो बठा बैठना ही था जो वहाँ हालात रहे, जंग की सी कैफियत रही। उस वजह से भी फिर फ़लस्तीन, ये मेरा ख्याल है चूँकि दुनिया ताकतवर के साथ चलती है, ताकतवर ताकतवर जो है वो चूँकि वहाँ इंटरेस्टेड नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग मुसलमान, ये बड़ी अफसोस की बात है। कुदरती जो सानिया हुआ उस वक्त भी ऊपर भी हमें जो है वो नहीं आ रही, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का हो रही है वहाँ पे। अमेरिका का डर खौफ है कि उसको फ्लैश नहीं किया जा रहा। आप ये देखें कि आपके साथ क्या हुआ है। IMF के बारे में आपको पता ही है सारा, मुझसे ज़्यादा बेहतर पता है। अब IMF को कहाँ से पीछे से कंट्रोल किया जाता है? डोरियाँ तो हिलती है अमेरिका या मगरब, जिनके वोट भी उसमें 70-80%। मुझे ये बताइएगा, क्योंकि आप वेल इन्फॉर्म्ड हैं, इनर सर्कल्स में भी आपकी बहुत से है, ये जो मियां शहबाज शरीफ साहब ने परसों अनाउंस किया था और आज उन्होंने जाना था इस सानिया में, जबकि इस वक्त जो है टर्की तबाह बर्बाद हुआ है बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक, तो आज उनका जो है दौरा कैंसिल हो गया, जिसका रीज़न उनकी तरफ से उनके जो स्पोक्स पर्सन हैं या तर्जमान हैं वो ये कह रहे हैं कि जी उन्होंने पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत करनी है, इसलिए ये दौरा टर्की जो है कैंसिल हो गया। अच्छा, ये कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं। मैं आपको एक थोड़ा सा एक चीज़ बताता हूँ। आज से कोई 4-5 रोज़ पहले UAE के, पहले तो आपको पता है UAE के सदर आए, उन्होंने जाना था, कैंसिल हुआ। जी। उसके बाद एक और डेवलपमेंट हुई है। उनके शहजादों पर मुश्तमिल, शेखों पर मुश्तमिल एक वफ्द आया शहरी हवाबाजी का, सिविल एविएशन का। जी। उनको प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी हम आप जो आज मुआहदा लेके आए हैं, जिसमें A380 बस का लैंडिंग है, राइट्स हैं, और उनकी 4 एयरलाइंस हैं बड़ी बड़ी। जी। और वो सारी उनकी ऑपरेशनल सारे मामला थे, कुछ अमल दरामद नहीं हुआ था। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा जी ये हो जाएगा,
और आपको पता है सेक्रेटरी एविएशन उस पर दस्तखत ही नहीं की है, वो बड़े थोड़े से डिसअपॉइंट होके गए हैं। ये शहबाज शरीफ साहब को अपना असर्ट तो वो कर रहे हैं, लेकिन देखें अगर प्राइम मिनिस्टर ये काम कहे और ब्यूरोक्रेट ना करे तो इसका मतलब है कि ब्यूरो कोई और निज़ाम चला रहा है। मियां साहब, आउट ऑफ द बॉक्स था ये जो आप कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं? जी, मैं यही कह रहा हूँ कि यही तो सारी चीज़ें हो रही हैं कि वहाँ पे एक डगर पे सिस्टम नहीं चल रहा, सिस्टम के अंदर भी फ्रेगमेंटेशन है। लेकिन आप इसको कैसे देखते हैं? आपको तो आप तो गवाह, शायद आप साथ भी गए हो। मियां नवाज शरीफ साहब भी तो ऐसे ही पास्ट पे जब आया था ज़ल्ज़ला व्हेन ही वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो उन्होंने भी इसरार किया था, लेकिन उस वक्त तो एक वहाँ से समरी आ गई थी या उनकी कॉल आ गई थी कि इस वक्त इस नागानी जो आफत है हमारे ऊपर, इसमें हम आपको प्रोटोकॉल नहीं दे सकते, तो काइंडली आप थोड़ा डिले कर लें या आप अभी ना आएँ। तो कोई ऐसी सूरत हाल का सामना है इस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब को? देखो जी, उनके तो इस वक्त तोते उड़े हुए हैं जो मुल्क में सियासी इस वक्त चल रहा है मामला जो। जी। और वो जतन तो कर रहे हैं अपने आप की सर्वाइवल का, उनकी पॉलिटिकल सर्वाइवल एट स्टेक है। अब उन्हें हर लम्हा एक एहसास पैदा हो रहा है कि ये सारा जो चैलेंजेस इतने बड़ा जो इन्होंने छेड़ दिया, वो तपस्या इनके ऊपर आ गई है, जो खखर में हाथ डाल दिया, तो वो उनसे मैनेज तो हो नहीं रहा। देखे ना, पॉपुलैरिटी अगर पहले वो 1 करोड़ कह रहे थे जी वोट थे, तो अब तो लोग ये प्रोजेक्शन कर रहे हैं कि शायद 30-40 लाख वोट भी ले जाएं पूरे मुल्क में, तो शायद वो भी मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा। मतलब पब्लिक ओपिनियन जो है इनके खिलाफ नजर आ रहा है। पब्लिक ओपिनियन देखे, ऑपोजिशन जमातों के जिस जोम या रोब से वो आए थे, जिस दावे से आए थे कि हम डूबती हुई मैशियत को संभाल लेंगे, वो तो नहीं मैनेज हुआ। भले वो कहीं मादी का बैकलॉग है या कुछ भी है, जब एक आदमी एक्सपर्ट होने का दावा करता है तो वो उसको कुछ तो डिलीवर करना चाहिए था ना। अच्छा, अब ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इस वक्त भी इलेक्शन कमीशन का इजलास हो रहा है जी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो इलेक्शंस को जो डेट से डिले हो रहा है, तो उसके ऊपर भी इजलास कर रहे हैं। तो आप कैसे देखते हैं इसको कि ये जितना डिले होगा उससे जो नारकी है पाकिस्तान में और पॉलिटिकल पोल्यूशन जो इस वक्त बहुत ज़्यादा है, और वो जाहिर है कि उसके बाद बयानात भी आ रहे हैं कुछ हमारे 2 वज़रा की तरफ से, मरियम नवाज़ शरीफ साहबा की तरफ से भी, तो उसमें ये आगे जो हालात हैं किधर को जाते नज़र आ रहे हैं आपको? मेरा ज़ाती ख्याल है कि सैनिटी विल प्रिवेल, कोई ऐसी सूरत बन जाएगी कि देखें, हम एक बात तो ऐसी खाम खासा एक गॉसिप करते हैं जी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो खामोश है, इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, ए पोलिटिकल है। वो एक और सेंस में बात की गई थी कि जो मुदाखलत होती थी और किसी को हटाना और ले आना, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बात। हाँ, इंजीनियरिंग की। लेकिन देखें इस्टेब्लिशमेंट कभी इस्टेब्लिशमेंट होती क्या? मैंने आज से ना चंद रोज़ पहले जनरल असद दुरानी का इंटरव्यू किया। मैंने कहा जी आप मुझे सबसे पहले ये एक्सप्लेन कर दें इस्टेब्लिशमेंट होती क्या? उन्होंने कहा जी ये बहुत उम्दा सवाल है, इसका मुराद सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ मुसल्लह अफवाज, और मेरा भी ये यकीन है कि बहुत से ऐसे आपके मुल्क में अनासर होते हैं, ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो निज़ाम चला रहे होते हैं, वो नज़र से थोड़े ओझल होते हैं, हम उन्हें इनविजिबल गवर्नमेंट्स कह लेते हैं। आपका बहुत बड़ा जो बिजनेस ग्रुप होते हैं, बिजनेस ग्रुप्स, वो भी आपकी इकोनॉमी को बाकायदा डायरेक्शन देते हैं, और उनके बगैर तो आपका निज़ाम चल ही नहीं पाता। इसलिए मेरा ख्याल है जिसको हम ओवरऑल एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, वो भी ये चाह रहे हैं कि बदअमनी अब ख़त्म हो, और ये जो अनसर्टेनिटी है ये मईशत को भी नीचे साहब, ये बड़ा आपने अच्छी बात की कि ब्रेक के बाद ना हम इस पे बात करेंगे, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट जो है फौज का नाम नहीं है। नहीं सिर्फ फौज, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, प्रोविंशियल और जो आपकी मरकज़ की भी होती है, उसमें इस्टेब्लिशमेंट का एक अलग डिपार्टमेंट होता है। मेरे साहब, हमें एक ब्रेक पे जाना है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक व्यूअर्स, यू आर वाचिंग मिड डे शो। इस सेगमेंट में हमारे साथ फवाद चौधरी साहब हैं, तरीके इंसाफ के मेन रहनुमा हैं। चौधरी साहब, वेलकम टू द शो। जी चौधरी साहब, आज जो दौरा मनसूख हुआ है वज़ीर आज़म का, टर्की जा रहे थे आज, वो कैसे देखते हैं आप इसको? देखें, पहली बात तो यह है कि बिल्कुल ही इनमें कॉमन सेंस नहीं है। पहले यूएई के सदर को इन्होंने इस्लामाबाद बुलाया, इस्लामाबाद में छुट्टी कर दी जी, और यूएई के सदर जो है वो इस्लामाबाद नहीं आए, और बाद में पता चला कि उन्होंने आना ही नहीं था। उन्होंने पहले ही बता दिया था कि मैं नहीं आ सकूंगा, मैं रहीम खान से वापस जाऊंगा। इन्होंने पूरी छुट्टी करा के, ये बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ ने ठेका लिया हुआ है इस वक्त के पाकिस्तान की कहीं कोई इज्जत रह ना जाए। अब ये देखें कि तुर्की में ज़ल्ज़ला आया है, वहाँ पे हजारों लोग अभी मलबे के नीचे दबे हुए हैं, बेसरो सामानी है।
8,000 लोग जो हैं अभी तक मलबे के नीचे से निकाले गए हैं, और आपको मालूम है 3,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो वहाँ पे मलबे में इस तूफान में अपनी जान दे चुके हैं। और ये इतने अहमक हैं कि ये उस वक्त जब वो पूरी कौम लगी हुई है रेस्क्यू मिशन में, ये कहते हैं हम आपके पास आ रहे हैं। या कोई कॉमन सेंस होती है, कोई अकल की बात होती है, दोस्तों को भी टेस्ट करने का कोई वक्त होता है। तो बेसिकली तो ये सारे अहमक हैं, इसलिए रोज अपनी बेइज्जती करवाते हैं। तो इसमें ऐसा लग रहा है कि कोई ये गवर्नमेंट ऑफ टर्की की जानिब से इनकार किया गया हो कि इस वक्त हम आपको प्रोटोकॉल नहीं दे सकते हैं, जैसे पास में मियां नवाज शरीफ साहब के साथ भी ऐसा हुआ था। लग नहीं रहा है ही ऐसा। इसके अलावा कुछ, ये तो इन्होंने तो जहाज भी बुक कर लिया था, ये मरियम औरंगजेब एंड कंपनी, इन्होंने अपना मेकअप का सामान भी रख दिया था। असल में तो देखे ना, इनके बैंक अकाउंट्स हैं सबके वहाँ पे, ये वहाँ पे बाहर जाना चाहते हैं। ये रोज क्यों बाहर जाते हैं? इमरान खान तो 3.5 साल में नहीं गए बाहर, ये जाते हैं एक्चुअली अपने अकाउंट्स देखने, अपनी चीजें बिजनेस मैनेजर्स के साथ वहाँ पे मुलाकातें करने, और उस बहाने से ये लोग वहाँ पे जाते हैं। उनको भी पता है कि कितने की इनको हम। चोई साहब, आप भी रियासती जबर का शिकार हुए, और उसके बाद आज आपके जो 43 MNAs हैं, लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी जो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किए गए थे इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उसका हुक्म को मुअत्तल कर दिया है। ये नई डेवलपमेंट किधर को जा रही? क्योंकि आप तो हमेशा यही कह रहे थे कि हमारे जो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किए जाए। देखिए ना, हमने रेजिग्नेशन दिए थे इज्तिमाई, और वो के लिए थे कि मुल्क में नेशनल इलेक्शन हो। अब अगर स्पीकर नेशनल असेंबली जो है वो कहता है कि नहीं मैं इज्तिमाई रेजिग्नेशन नहीं देता, फिर जाहिर है उसको इंडिविजुअल्स को बुला के पूछना पड़ेगा कि मैं वो नहीं ले रहा, मैं इंडिविजुअल्स ले रहा हूँ। अब तो फिर हमारी पार्टी पॉलिसी नहीं है कि हम टुकड़ों में इलेक्शन करवाएं। लिहाजा जो इलेक्शंस हैं वो हम समझते हैं कि इज्तिमाई होने चाहिए, नेशनल होने चाहिए, और अगर नहीं होते तो फिर हमारे असल पे वापस करें, और हमें असेंबली में हम जो है वो आएंगे, और फिर लीडर ऑफ दी अपोजिशन हम इंशाल्लाह ताला जो है वो अपना बनाएंगे, और पार्लिमानी लीडर अपना। तो इसका मतलब है कि जो 43 आपके MNAs हैं, उनकी जो कौमी असम्बली की मेंबरशिप रिस्टोर हो गई जी? जी, उनकी तो मेंबरशिप रिस्टोर होगी जब इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन सस्पेंड हो गया। इसीलिए मैंने स्पीकर को कहा है कि आप मेहरबानी करें और स्पीकर लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए जो है वो आप प्रोसेस शुरू करें। हर काम के लिए अदालत जाना जो है वो मुनासिब। तो चोई साहब, आपके ये 43 MNA जो जाएंगे, आप कौमी असम्बली में जाएंगे जी? क्योंकि आज उन्होंने ज्वाइंट सेशन भी बुला लिया ना जी इन्होंने। आप पता नहीं इस वक्त मुझे कितने लोग इस्लामाबाद में हैं, जितने लोग इस्लामाबाद में हैं उनको तो जाना चाहिए। तो ये डेवलपमेंट तो किसी और तरफ जा रही है, आपकी फेवर में जा रही है, क्योंकि अपोजिशन लीडर अगर आपका बन जाता है तो फिर आपको केयर टेकर जब भी होता है तो वो उसके लिए तो फिर आपकी जो है वो कॉन्सेंट जरूरी होगी जी। वो केयर टेकर तो इलेक्शन कमीशन ने जैसे पंजाब में लगाया है वैसे लगाने हैं, और तो पाकिस्तान में अदारे ही नहीं रह गए, अब उसका क्या करें। लेकिन भारत चलें, जो भी होगा वो तो होगा। चोई साहब, आपके 3.5 साल का जो दौरे इक़्तिदार था उसमें आपके ऊपर उंगलियां सब लोगों के ऊपर, तो इमरान खान साहब के ऊपर बहुत उठी, लेकिन जैसी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन वफाकी हुकूमत इस वक्त कर रही है, तो जैसे अभी आपके ऊपर केसेस हुए, फिर आपकी जब बेल हो गई, आपके ऊपर के एक और बड़ा इखलाकी गिरावट का जो FIR भी लॉन्च कर दी गई है, उसको एक्सटेंड कर दिया गया। इसी तरह शेख रशीद साहब से हो रहा है। तो कैसे देखते हैं कि ये मामला कौन से हैं, ये कौन रियासत जो है किधर जा रही है? तबाही की तरफ जा रही है। जब अपने सियासी मुखालफों के ऊपर आप इस तरह की जाली और घटिया इंतकामी मुकदमे बनाएंगे तो जाहिर है उसके नतीजे में रियासत कमज़ोर होगी, सियासत कमज़ोर होगी, जमहूरियत कमज़ोर होगी, और यही हो रहा है। पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो अपनी हाइट पे है उसके कुछ कम होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं आपको? क्योंकि वाकई वज़ीर दाखिला जिस तरह के बयान दे रहे हैं, मरियम नवाज शरीफ साहबा जो बयान दे रही हैं, वो तो जाहिर है कि अनारकी की तरफ लेके जा रहे हैं। हाँ, नहीं वो आप देखेंगे जो पोलराइजेशन है वो इसमें बढ़ रही है, और ये अनफॉर्चुनेट है कि पोलराइजेशन बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जी। जी साहब हमारे साथ थे, कुछ मतलब बात। हाँ नहीं, बातें वो बिल्कुल मेरा ख्याल उन्होंने बड़ी लॉजिकल एक सीक्वेंस में पूरी बातें की हैं। तो ये जो डेवलपमेंट हो रही है मियां साहब, हाँ, अब ये अगर आज ही जॉइंट पार्लियामेंट का इजलास हो रहा है, तो अगर इनके अगर चले 43 अगर इस्लामाबाद में नहीं है तो 20-25 भी जाते हैं, तो दे कैन क्लेम कि ऑपोजिशन लीडर हमारा हो। नहीं, बिल्कुल क्लेम कर सकते हैं। बल्कि मैं समझता हूँ ये जैसे अभी हम जमहूरियत का वैसे तो राग लाते रहते हैं, प्योर जमहूरियत तो कभी शायद ही एक दौर में आई है, वो भी थोड़ी देर के लिए। कि थोड़ा सा डेमोक्रेसी पे भी हम 2 मिनट बात कर लें
कि डेमोक्रेसी है क्या जो अवाम को दिखाई जाती है? मतलब तो मैं वही कह रहा हूँ कि जमहूरियत जो हमने अपने तौर पे जिसका राग लाते हैं कि जी जमहूरी मुल्क है, जमहूरियत, तो जमहूर जो है अवाम, वो तो किसी जगह मैटर ही नहीं करते। किसी का इंतखाब कर लें, उसमें लैटिन वर्ड से निकला ना जी डेमोक्रेसी जी, उसमें जमहूरियत में जमहूर, हाँ जी, यानी तो ये क्रेसी कैसी आ जाता है ना, ब्यूरोक्रेसी, डेमोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी। अच्छा, मैं किसी एक सियासी जमात की बात नहीं कर रहा मेरे साहब, लेकिन ये कैसी जमहूरियत है कि जिसमें जमहूर की नफी है? बिल्कुल नफी है जी, मैं वही तो कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे लोग, मेरा ख्याल है कि पॉलिटिक्स को भी, जिस तरह भी मेरा फवाद चौधरी मेरे भाई कह रहे थे, पॉलिटिक्स भी एक बिजनेस बना लिया गया। यानी अगर आपका कहीं टूर लगता है तो उसमें साथ बिजनेस कॉन्टैक्ट्स भी जो एस्टेब्लिश किए जाते हैं। तो बात यह है कि जब आप एट द कॉस्ट ऑफ द पीपल कोई काम करेंगे जी जी, तो उसके नतीजे यही होंगे जो आज भुगत रहे हैं आप। तो मेरा सब ये अवाम को ईंधन बनाया जाता है जमहूरियत के नाम पे। मैं तो ये कहता हूँ बड़ी अफसोस की बात है और बनती है। इसमें हम देखें ना, यहाँ पे कुछ लोग जिस तरह भी इक़्तिदार में आते हैं वो बनने आते हैं हाकम। और चूंकि आपको पता ही है, मैं चूंकि मेन स्ट्रीम मीडिया से हूँ, तो मैं अक्सर तकरीबन तमाम वज़राए आज़म तकरीबन और तमाम वज़राए आला, जिसमें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लोग भी जो सरबराह रहे हैं, उनके साथ ट्रैवल किया, बाहर भी किया, इधर भी, और करीब से देखा तो वो मुझे उस वक्त अंदाज़ा हुआ कि ये जो बड़ा नशा है कि जी ऊपर से हेलीकॉप्टर में उतरे लोग, इस तरह हाथ पे हाथ बांध के बड़े अदब से आपके सामने खड़े हैं, राया जो है आपके आगे आंखें झुका के खड़े हैं, तो उस नशा जो है ना, उनको दौलत से भी बड़ा नशा है। और फिर अगर दौलत की भी हवस साथ शामिल हो जाए तो फिर वो उन्हें किसी, देखिए उन्हें कोई कंसर्न नहीं है नारकी से, लेकिन उन्हें कंसर्न नहीं है। देखिए मेरे साहब, रियासत का मेन ऑर्गन गवर्नमेंट हुआ करती है ना जी, सबसे ये ड्राइविंग सीट पे, ड्राइविंग सीट पे, बिल्कुल। और वो जब आवाम को जो रियासत के जो मेन जो आपके बुनियादी जुज़्व हैं, अंसर हैं, वो प्रोवाइड नहीं कर सकती, तो रियासत कहाँ खड़ी होती है फिर? देखिए जी, रियासत का तो तसव्वुर ही एक बुनियादी ये है कि जो लोग वल्नरेबल हैं, जिनके पास खाने को वाफर नहीं है, जिनके पास प्रोटेक्शन अपनी हिफाजत का नहीं है, चोर डाकुओं से, आफात से, एम्प्लॉयमेंट और उनको जॉबलेसनेस, उनको रियासत प्रोटेक्शन देती है। तो रियासत वाकई एक माँ की तरह या बाप की तरह होती है, माँ बाप। लेकिन रियासत तो यहाँ मुझे टोटली लग रहा है कि फेवर कर रही है प्रिविलेज लोगों को। अच्छा, मैं आपसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाह रहा हूँ ये सब, जो पाकिस्तान की रियासत है इस वक्त, इसको आप किस स्टेट में देखते हैं? क्योंकि मैं तो आपको पता अपनी राइटिंग में भी लिखता हूँ कि हमने तो रियासत की बड़ी बदनुमा पिक्चर जो है वो पेश कर रहे हैं इस वक्त। जी में नहीं, बिल्कुल यकीनन। देखें, बाज़ औक़ात लोग हमें कहते हैं जी आप मायूसी फैला रहे हैं, लेकिन ये भी होता है कि बाज़ औक़ात अगर आप तशख़ीस सही कर लें बीमारी की, तो तशख़ीस से बीमारी पिक्चर पोर्ट्रे करने की बात है जी, बिल्कुल। बीमारी की जो ना इलाज शुरू हो जाता है उसका पहला स्टेप, इसलिए हम तशख़ीस ही कर रहे होते हैं ना बतौर तज्ज़िया नगार। जी, तो तशख़ीस करके तो आप बताएंगे कि यहाँ खराबियाँ हैं, ऐसे दूर होनी। आप सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन मियाँ साहब, नकार खाने में तोती की बात, हमारी आपकी बात सुनते कब हैं, पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन उनके तो अपने कुछ मफादात होते हैं ना जी, उसके ऊपर वो चल रहे हैं। वो अपना उनका एजेंडा है। पिछले जनरल ज़ियाउल हक के बाद जो भी गवर्नमेंट्स आई हैं, वो मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये नहीं, देखें, बुनियादी तौर पे आप देखें कि उनकी सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ क्या है, वो कहाँ से ताकत लेते हैं, कहाँ उनका लाइफ रीज़न फॉर एग्जिस्टेंस क्या है, यानी उनके पीछे कौन सी ताकत है, लाइफ लाइन क्या है। उनकी लाइफ लाइन या तो पैसा है, या इक़्तिदार है, या इक़्तिदार के लोगों से जुड़े रहना है, या एस्टेब्लिशमेंट की आलाकार बनना है, इंटरनेशनल या मुकामी एस्टेब्लिशमेंट। सब हमें एक ब्रेक पे जाना है। ब्रेकदार महताब अब्बासी जो हैं, आपको पता है सीजन के पॉलिटिशियन है फ्रॉम खैबर पख्तूनख्वा, उनकी कुछ जो है खबरें आ रही हैं कि पार्टी ओहदा छोड़ने का फैसला किया। इस पे बात करेंगे हम कमर्शियल ब्रेक के बाद। वीवर्स स्टे ट्यून, मिलते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वीवर्स, यू आर वाचिंग मिड डे शो। इस वक्त हमारे साथ जो है ज़फ़र हिलाली साहब हैं, वो उनसे बात करेंगे। हिलाली साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू जी। हिलाली साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, परसों उन्होंने तरफ से पॉलिसी स्टेटमेंट आया था कि जी फॉरेन मिनिस्टर बिलावल जरदारी और मियाँ शहबाज शरीफ साहब इस नागहानी आफत के गिरने पर टर्की जा रहे हैं, और आज उनका दौरा जो है कैंसिल हो गया। हाउ डू यू सी इट? मैं चाहूँगा कि सबसे पहले हमें ये बताइए कि क्या ऐसे मौके पर इनका जाना वहाँ पे इतनी जल्दी बनता था, और अगर ये कैंसिल हुआ तो इसके पीछे क्या है? जी, मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि ऐसे सानिया के दरमियान और बीच में जब पूरे तुर्की नेशन और तुर्किश प्रेसिडेंट जो है उनका पूरा तवज्जो होगा
कि ये जो हुआ है इससे कैसे हम निपटें, जी जी ये साहब उधर जाके पहुंचाएं। भाई काफी था कि आप इमीडिएटली इमदाद भेजें उनको फोन करके कि आपको क्या चाहता है। और एक दफे जो प्लेन आपका चले गया, लोग आपके चले गए, उनका इक्विपमेंट के साथ वो पहुंच गए, तो फिर कुछ थोड़ा ठहरते और फिर पूछते उनको कि और कुछ चाहिए, या ये जाने का पता नहीं क्या इन लोगों को इतना ये है। जफर अली साहब, आप तो एम्बेसडर भी रहे, आप फॉरेन सर्विस में आपने पूरी उम्र गुजारी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ एज ए स्टूडेंट कि ये जिस तरह का इन्होंने अनाउंस किया था और जिस कैफियत से इस वक्त शाम और टर्की गुजर रहे हैं, तो ऐसे में क्या पॉसिबल था कि वो इनको प्रोटोकॉल दे सकते, क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट का प्रोटोकॉल तो होता है ना जी। अगर वो देते तो बड़ा उनको तकलीफ होता कि आप और तो तकलीफ देने तो नहीं जा रहे हैं, आप तो उनको मदद करने के लिए जा रहे हैं। आपने बड़ा अच्छा गुडविल जेस्चर दिखाया, आपने एक प्लेन भेजा, लोग भेजे, पहला मुल्क जिनका जो इमदाद पहुंचा है, तो आपको भागना और उधर उनका क्या कहते हैं ये ऐसे चीजों में, प्रोटोकॉल में उनको इन्वॉल्व करना है, इसलिए कि पता नहीं क्या ये नंबर दिखाना चाह रहे हैं। मुझे तो बिल्कुल ही समझ नहीं आई। बल्कि अब जो लोग कह रहे हैं बाहर, वो तो कह रहे हैं इनका कुछ होगा उधर, जो कुछ करना चाहते हैं ये वो भी मेरे ख्याल में ऐसे मौके पे। ये भी प्रोग्राम में मेरे साथ फवाद चौधरी साहब भी थे, उन्होंने कहा कि जी इनकी वहाँ पे इन्वेस्टमेंटें हैं, इसलिए ये बार बार वहाँ भागते हैं। नहीं, मेरे ख्याल में ये चीज ऐसे मौके पे कहना ये मुनासिब नहीं है। इन्होंने एक्सेसिव गुडविल दिखाया जी, जरूरत से ज्यादा कंसर्न और शेयर, तो आप इस हद तक के वो बुरा लगने लगा शायद। तो हलाली साहब, आप नहीं समझते कि ऐसे एक्ट जो हैं या ऐसी कोशिशें जो है वो पाकिस्तान की जो रियासत है या उनकी हुकूमत है उसके लिए लाफिंग स्टोन मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, वो पूरी दुनिया में लाफिंग स्टोन बन जाते हैं हम लोग। मेरे ख्याल में आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये इस किस्म का फौरन उधर पहुंचना, जब देखिए वो पता नहीं कितने हजार लोगों का एस्टिमेट है, कितने कम। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। इन लोग वैसे शहबाज शरीफ का कुछ कह भी नहीं सकते हैं, जो वो कहता है, जो करता है, नोबडी सीम्स टू अंडरस्टैंड कि ये क्या कहने वाले हैं। आपके कितने वाकया हुए हैं कि इसने ऐसी अजीब सी हरकतें और अजीब सी चीजें इसने कहा। नोबडी नोस कि अनप्रेडिक्टेबल है, वो कुछ भी किसी वक्त भी कह सकते हैं। बिल्कुल सही। That's what you want to say. अच्छा चौधरी साहब, आज जो जफर लाली साहब, लाहौर हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया, उन्होंने 43 जो MNAs हैं उनके रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किए थे। गो के उसके ऊपर उससे पहले जो है PTI के MNAs चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिटर्न दे के आए थे कि हमारे रेजिग्नेशन एक्सेप्ट ना किए जाएं, लेकिन फिर भी वो कर लिए गए थे। आज उनको स्टे कर दिया है और उनके इस्तीफे मुअत्तल कर दिए हैं। हाउ डू यू सी इट? देखिए, बड़ी अच्छी बात है जब इन्होंने उनको बताया, इंडिकेट किया कि हम नहीं इस्तीफा देना चाहते हैं, हम अभी वापस लेना चाहते हैं, तो कोई आम स्पीकर होता तो वो कहता बिल्कुल ठीक है, सोच ले, कोई जल्दी नहीं है, सोच ले। इसने तो पहले 3 महीने से 8 महीने पता नहीं कितने दिन से एक्सेप्ट नहीं किया, और अब जाके जैसा उन्होंने सुना कि ये वापस ले रहे हैं, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, तो ये क्या खेल हो रहा है जी? ये क्या खेल हो रहा है लाली साहब? ये मेरे ख्याल 9th या 10th डिसीजन है इलेक्शन कमीशन का, जिसको कोर्ट्स ने जो PTI के खिलाफ था और उसको सेट असाइड किया गया है। आप क्या समझते हैं कि चीफ इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन जो है पाकिस्तान का, उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर मतलब इसके बाद दाग नहीं आएगा जी? बहुत बड़ा दाग आएगा, और आ चुका है। कोई बहुत कम लोग समझते हैं कि ये फेयर है, ये इम्पार्शियल है, ये वो हरकतें कर रहा है जो करना चाहिए एक इलेक्शन कमिश्नर को। बिल्कुल नहीं, टोटली कंप्लीटली। बल्कि लोगों ने सजेस्ट किया है कि मिसाल के तौर पे अगर भी जो एक्यूजेशन इनके खिलाफ थे, राजा साहब के खिलाफ गलत थे, मसलन गलत थे, फिर भी वो कहता है कि भाई ये सब गलत है, मगर मैं लड़ना नहीं चाहता, मैं आपको जस्टिफाई नहीं करना चाहता वाइल इन ऑफिस, मैं इस्तीफा दे के हटना चाहता हूँ, इसलिए कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इज मच मोर इम्पोर्टेंट। लाली साहब, आप तो बड़ी आइडियल सिचुएशन या आइडियल पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं। हाँ, खैर अब क्या करेंगे। वैसे तो उसी
उनको कहना मैं कंट्रोवर्शियल हो गया हूँ, मैं नहीं हो सकता। Yes. जब जज कंट्रोवर्शियल हो जाता है वो विड्रॉ एक्यूज कर जाता है अपने आप को। इलानी साहब जो इंतखाबात की तारीख है KPK और पंजाब की, वो अभी तक डेलिब्रेटली जो है उसको डिले किया जा रहा है, और गवर्नर KPK जो है जिस किस्म के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बयानात दे रहे हैं, उनका सारा जोर इस पे है कि इलेक्शंस जो KPK में नहीं हो सकते। आप क्या समझते हैं कि 90 डेज़ की जो आईनी इनके ऊपर कदगन है, उसके बाद अगर इसको एक्सीड करते हैं या आगे इसको लेके जाने की कोशिश करते हैं तो मुल्क की सियासत, क्योंकि मईशत तो हमारी पहले ही आपको पता है कि बहुत गिर चुकी है, तो ये हालात किधर को जाएंगे? नहीं जी, देखिए ये जो फैसला है तो मुझे लगता है IG ऑफ पुलिस फ्रंटियर KP का कह रहा है कि मैं इलेक्शन करवा सकता हूँ, तो गवर्नर साहब कौन होते हैं बैठ के कहने कि मैं नहीं करा सकता? भाई गवर्नर तो है तो ये नून का बंदा सिलेक्ट हुआ है नून से। जी। दूसरी बात है कि गवर्नर प्रेसिडेंट को रिस्पॉन्सिबल है, मतलब जैसे हम जानते हैं, तो ये सब पार्शियलिटी हो रहा है, ये सब पॉलिटिक्स खेला जा रहा है भाई। इवन विद इलेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है 9 महीने के अंदर कराओ, IG जो इंतजामियात का बंदा है वो कहता है, तो आपको क्या तकलीफ है? कर सकते हैं, एवरीवन नोज वो आप कर सकते हैं। हलाली साहब, पंजाब में जिस तरह के तबादले हो रहे हैं, जिस किस्म के लोग लाए जा रहे हैं, उसके बाद जो है इमरान खान साहब की स्टेटमेंट कल और परसों भी आई कि जी ये इंजीनियरिंग करने की कोशिश की जा रही है, अवामी मैंडेट को रिग करने का, स्टील करने का प्रोग्राम लग रहा है। तो आप कैसे देखते हैं कि अगर इलेक्शन होता है और इस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ होता है तो फिर उसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी ऐसे इलेक्शंस की? वैसे ही पाकिस्तान में जैसे आपको पता है कि वो लोग जो इलेक्शंस कंडक्ट करते हैं, नहीं वो जो वोट गिनते हैं वो डिसाइड करते हैं कि इलेक्शंस क्या का नतीजा क्या है, और उस किस्म का एटीट्यूड वैसे ही पाकिस्तान की अवाम के पास है। आप उसके ऊपर आप जाके ऐसी चीजें करना चाहते हैं जो कंट्रोवर्शियल है, जो लोग सोचते हैं कि ये उनका आदमी, उनके लोग पॉइंट हो रहे हैं, तो यू अंडरमाइन इलेक्शन, यू अंडरमाइन द क्रेडिबिलिटी ऑफ इलेक्शन। लेकिन हलाली साहब, ये कब तक चलेगा कि अवामी मैंडेट को बुलडोज किया जाए और माजी की सियासत को लेके आज की सियासत, आप क्या देखते हैं कि जो पॉलिटिकल प्ले ग्राउंड्स हैं उनमें इस वक्त जो है किसकी फेवर में है और किसके अगेंस्ट हैं? देखिए, अगर उन्होंने किसको नहीं पता है, बच्चे को पता है कि आज अगर मुनसिफान फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो तो इमरान खान जीत जाएगा। ये तो मेरा बिलीफ है ना, मुझे तो मैं इसीलिए आपसे बात करता हूँ, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ। तो अब आप बताएं, जब ये मैसिवली यही ना सिर्फ जीतेगा, का भारी अक्सरियत से जीतेगा। सब लोग कहते हैं कि इन लोगों को इलेक्शन नहीं चाहिए, बिकॉज इनका मकसद उसको निकालने का इमरान खान को ये तो नहीं था कि उसको फिर वापस आने दे। तो लेकिन हलाली साहब, आईने पाकिस्तान की एक दस्तावेज है, उसके ऊपर तो चलना होगा, नहीं तो रियासत का तो फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा। अब देखिए, ये बहाना उन लोग कह रहे थे कि पैसे नहीं है 2 इलेक्शन करने के लिए। इमेजिन, ये नहीं है कि डॉलर नहीं है, ये लोकल करेंसी नहीं है। माने 100 मेंबर का कैबिनेट हो सकता है मगर इलेक्शंस नहीं हो सकते। अच्छा, इमेजिन। मुझे ये बताइए, हमारे साथ मियां सैफुर रहमान साहब भी हैं, सीनियर एडिटर हैं द न्यूज़ के। मियां साहब, आप कोई सवाल करना चाह रहे थे इनसे? हाँ हलाली साहब, यही आपका माशाल्लाह इतना एक्सपीरियंस है, तो ये हम डिप्लोमेटिकली भी आइसोलेशन में नहीं चले गए दुनिया में कोई। हम सोच रहे थे कि जी बड़ी प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी होगी, साथ आपका ट्रेड एंड वो भी ट्रेड एंड ट्रस्ट भी आप प्रमोट करेंगे। तो मुझे तो लग रहा है कि एक बिल्कुल ही हम लॉपसाइडेड किस्म का निज़ाम चला रहे हैं डिप्लोमेटिकली। जनाब, देखिए, जब आपको और मुझे वाज़ेह हो जाता है कि जो हो रहा है वो पार्ट में लॉपसाइडेड है, तो आप क्यों समझते हैं कि दूसरे मुल्क जिनके एम्बेसीज हैं, एम्बेसडर्स हैं, जिनका काम है पॉलिटिकली इस मुल्क का डेवलपमेंट फॉलो करने के लिए, कि वो कुछ और नतीजे पे पहुंचेंगे? बिल्कुल भाई, किसको नहीं पता है कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में। मगर ये भी आपको सोचना चाहिए कि एक ब्लॉक है, कुछ मुल्कों हैं जो नहीं चाहते हैं इमरान खान को, वो पसंद नहीं करते हैं उसको, शुरू से उन्होंने वाज़ेह कर दिया है।
लेकिन ज़फ़र अली साहब, मेरी फरा इस्फ़हानी से 2 दिन पहले बात हुई थी। शी इज़ इन वाशिंगटन में हैं वो। उन्होंने जो मुझे बताया कि उन्होंने कहा जी कि जो को चेयर पर्सन है पीपल्स पार्टी के, वो ऐसे ऐसे लोगों से मिल रहे हैं कि जो इक़्तिदार के लिए, जो मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ, कुछ लोग बताए भी लेकिन अच्छा नहीं लगता कि मैं उनको, उनके ऊपर एम्बार्गो है। तो हाउ डू यू सी ये दिस डेवलपमेंट? देखिए, मेरा तो ख्याल ये है कि पहले दिन से अमेरिका ने कह चुका है कि उनका और इमरान खान का नहीं चल रहा है, और अमेरिका बहुत ही इम्पोर्टेंट सा मुल्क है। Right. और ये जो IMF आया है, ये जो बातचीत हो रही है, ये जो हम तरस रहे हैं कि IMF कुछ हमें दे दे, हमें बचा दे, इसलिए कि ये तो एक बिल्कुल क्लियर बात है कि 5 मिलियन या 30 मिलियन बिलियन डॉलर जो हमें हर महीना चाहिए वो हम खुद नहीं कर सकते जब तक रीस्ट्रक्चर नहीं हुआ द एंटायर प्रोग्राम। और अमेरिका का डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल सपोर्ट बड़ा जरूरी है। अलारी साहब, मुझे ये बता दीजिए कि पाकिस्तान की इस रजीम चेंज के बाद जो भी गुज़श्ता 10 माह से फॉरेन पॉलिसी है, हाउ डू यू सी इट? इसमें आपको क्या नज़र आता है? कुछ बेनिफिट्स हैं पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए, या ये फिर वो लगी बंदी जो हमने लियाकत अली ख़ान के दौर से शुरू किया वही सिलसिला चल रहा है अभी तक? नहीं, बात असल ये है कि 10 महीने चलेंगे कि नहीं, डिफॉल्ट तो 3-4 महीने में हो जाएगा। जी जी। फिर क्या होगा? एक दफे जब डिफॉल्ट हो जाएगा, आप तो अस्यूम कर रहे हैं कि ये मुल्क चलेगा, आप अस्यूम कर रहे हैं कि कोई गड़बड़ नहीं होगा और कुछ नहीं होगा, और हम अपना कर्ज भी नहीं फेंक सकेंगे, पैसे भी नहीं बना सकेंगे, मगर फिर भी चलते रहेंगे। ये लियाकत अली खान का वक्त नहीं है। हम लोग वी आर बैंकरप्ट, हम लोगों का एग्जिस्टेंस इज इन डाउट। उस वक्त तो हम ही अभी आए थे, जी जी, उस वक्त तो इट इज इन डाउट। अभी तो 75 साल गुजर गए ना जी। 75 साल गुजर गए, ठीक ठाक बैंकरप्ट हो गए हैं ना। लाली साहब, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे, आपका बड़ा ऑनेस्ट सा मैं आंसर चाहूँगा। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल क्या इस बात की मुतकाज़ी है कि इमरान खान को अरेस्ट किया जाए? अगर उनको अरेस्ट किया जाता है तो पाकिस्तान की सियासत में क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या उनकी अवामी मकबूलियत में कोई कमी आएगी, और जो इत्तेहादी हुकूमत है इनको उसका कोई बेनिफिट मिलेगा? क्योंकि बड़े ज़ोर शोर से कहा जा रहा है कि आज अरेस्ट हो जाएंगे, कल हो जाएंगे। बस ठीक है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर आप समझते हैं रेस्ट से आएगा, यूनिटी इत्तेफाक बढ़ेगा इस मुल्क का, तो फिर कर लें। नहीं बढ़ेगा तो उनके साथ, जो मैं नहीं समझता, उनके साथ बैठे बात करें। मैं तो कहता हूँ मिन्नतें मांगे कि भाई आओ बैठो, ये ऐसा वक्त है, लड़ने का वक्त नहीं है। आप तो जाके उनको पकड़ रहे हैं, और पकड़ने में खुदा जाने कितने पीटेंगे, मारेंगे। ये यूनिटी ऐसा बढ़ता है? लेकिन वफाकी वज़ीर दाखिला और मरीम नवाज शरीफ साहबा और वफाकी वज़ीर इत्तलात की तरफ से जो बयानात हैं, वो पॉलिटिकल जो इस वक्त टर्मोइल है उसको बढ़ा रहे हैं और अनारकी की तरफ लेके जा रहे हैं। डू यू थिंक सो कि ऐसा ही है? मेरे ख्याल में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उसकी अरेस्ट से नहीं आएगा। यूनिटी उसके और लीड सबसे बड़ा पार्टी का सरबराह को आप अरेस्ट कर रहे हैं। आप समझते हैं वो यूनिफाइंग एक जेस्चर है, यूनिफाइंग एक्शन है? आप बताएं। जी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सवाल ही नहीं पैदा होता। मुझे नहीं पता ये क्यों समझते हैं कि ये कुछ होगा। राइट जी, थैंक यू वेरी मच ज़फ़र अली साहब, आपने अपना बड़ा कीमती। जी मियां साहब, बड़ी अच्छी बात। तो मेरे पास 1-2 मिनट रह गए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सरदार मेहताब अब्बासी साहब जो हैं वो अपनी राहें जुदा करते नजर आ रहे हैं कि सिर्फ ये वो डायलॉग है हमारे साबिक वज़ीर आला जो अब्बासी साहब हैं? मेरा अंदर डिसकंटेंटमेंट काफ़ी है पार्टी के अंदर, और पर्टिकुलरली मरियम साहिबा को जो एक अपग्रेड कर दिया गया ना जी। जी जी, तो ये तकरीबन वही कैफियत है कि जैसे बीबी साहिबा का जब दौर आया तो पुराने अंकल थोड़े से आगे पीछे हो गए थे। मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, लेकिन कोई कंपैरिजन ही नहीं है, सियासी कद का कोई कंपैरिजन नहीं है। बिल्कुल, इंटरनेशनल कोई मुकाबला ही नहीं है डेमोक्रेसी के लिए। मेरे साहब उनकी बड़ी खिदमत है, बहुत खिदमत है उनको। तो ये क्या अब ये जो है इनमें शिगाफ नजर आ रहा है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अभी पार्टी ने आगे भी जाके शिकस्त और रेस्त और देखेगी। अच्छा, बहुत सी चीजें हैंडल नहीं कर सके, और लोगों से जो तवक्कुआत होती हैं, लीडर भी आखिर किसी को तो जवाब दे होते हैं ना जी। जी जी, बिल्कुल। टूटी फूटी जमहूरियत में भी किसी के आगे तो जवाब दे होते हैं।
और जो अपने इलाके का मेहताब अब्बासी भी अपने इलाके के नुमाइंदे हैं, जी, वो जी। जब महसूस करेंगे कि मैं तो बिलिटल हो रहा हूँ, मुझे तो इसमें अपनी स्पेस ही नहीं मिल रही आगे बढ़ने की, तो उन्होंने पॉलिटिकल फिर रास्ता तो अपना अपना क्योंकि शायद खाकान अब्बासी ने जो स्टेटमेंट दी उसके बाद उन्होंने कहा जी मैं तो पार्टी का हिस्सा हूँ, इलेक्शन भी इधर से लड़ूंगा, तो वो फिर उसके ये ऊपर दो राय थी। वो पैरी पै जाते हैं ना जी ये लोग, फिर चूंकि आगे पार्टी का गुडविल तो रह नहीं गई तो ना। उसमें ये भी आया कि नून लीग जो कि इस वक्त परफॉर्मेंस वाइज तो बिल्कुल आपको पता है कि क्या performance तो है ही नहीं, तो आई नहीं। शायद उनके जरिए से कोई बयानिया जो है ना वो बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त राहें जुदा करेंगे और भी कुछ लोग इसी और कुछ वजह से, लोग क्योंकि आपके पार्टी, पास कोई खबर लगती है मुझे? हाँ मुझे लग, क्योंकि पार्टी के अंदर जो है ना अच्छी खासी अभी चीजें बाहर नहीं आ रही, अभी अंदर से ही अपने तौर पे वो फायर फाइटिंग की कोशिश कर रहे हैं पार्टी के अंदर। वैसे तो मुल्क के अंदर फायर फाइटिंग की जरूरत है, तो कौम अच्छा को मियां साहब, आप- मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ। मियां नवाज शरीफ गो के इस्टेब्लिशमेंट ने उनके इस्टेब्लिशमेंट की गोद से आए, लेकिन बाद में वो पाकिस्तान के मकबूल लीडर भी बने। जी, जी। रीजंस बहुत सारी हैं, लेकिन उसके बाद जब आपने देखा कि उसके बाद जो चेंजेस आई वो गए आए, और अभी जब शहबाज शरीफ साहब को इन्होंने पार्टी हेड भी बनाया, इवन सो मच सो के प्राइम मिनिस्टर भी बनाया, अब टोटल फेलियर हो गया नून लीग की क़यादत या शहबाज शरीफ साहब का। उसके बाद आप कैसे देखते हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहबा जिनके थॉट्स क्लियर नहीं है, जिनकी डेप्थ नहीं है, और मेरे ख्याल में कुछ इंतकामी भी लगती हैं वो मुझे उनकी बातों से, आपका हाँ वो मेरा ख्याल है कि वो चूंकि हमारे यहाँ सियासत रद्द-ए-अमल की रही है हमेशा, तो ये लोग भी आप समझ रहे हैं कि अब रद्द-ए-अमल को अगर हम अपनाएंगे तो हम कहेंगे जी हम एंटी स्टेटस को पार्टी हैं। अब लेकिन नहीं हो हम सकता लोग ये इनको जी। एंटी स्टेटस को पार्टी नहीं समझते। तो वोट को इज्जत दो किधर गया जी? आने वो फिर वोट देखे जी, यहाँ पे मरियम नवाज का यही कह लें तो आप, हम तो उन्हें ये नहीं कहते खातून है, और हर खातून हमारे लिए रिस्पेक्टेबल होती है। जी, जी। हमारे मुल्क में ग्लैमर, करिश्मा और प्रोजेक्शन, ये तीनों चीजें बैन चलती हैं। मुझे और ये वन लाइन बेहतर आंसर है। दे दीजिए मियां साहब। आज इजलास अभी तक हो रहा है KPK और पंजाब के इलेक्शंस के तनाजुर में, जी जी, तो क्या नजर आता है आपको कि इलेक्शन करवाने पड़ेंगे ये 90 डेज में, कि इसको कोई वो खींच के ले जाएंगे आगे? नहीं मेरा ख्याल है वो उनकी तो सर्वाइवल का मसला है ना जी, वो तो कोशिश इसी में है कि जी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ये फैसले हुए थे, पहले मर्दमशुमारी होगी, फिर हल्का बंदियां होगी, लेकिन मेरा ख्याल आइन चूंकि सुप्रीम लॉ है तो करवाने ही पड़ेंगे इलेक्शन। आइन के तहत तो फिर और कोई रास्ता थैंक यू नहीं। वेरी मच मियां साहब, आपने अपना कीमती टाइम दिया। अभी देख रहे थे मिड डे शो। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आएगा, हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।